चलिए अब मनुष्य के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिटेल में देखते हैं। हवा से ऑक्सीजन नेजल कैविटी या ओरल कैविटी या दोनों से अंदर लिया जाता है। क्या नाक से सांस लेना बेहतर है? जी बिल्कुल। और ऐसा क्यों है? मुंह के विपरीत नाक उससे गुजरती हवा को फिल्टर, गीला और गर्म करता है। नाक में मौजूद बाल नेजल कैविटी से गुजरती हवा को फिल्टर करते हैं। नॉस्ट्रिल्स में मौजूद बाल में डस्ट पार्टिकल्स और कीटाणु फंस जाते हैं और नाक में सर्कुलेट होता ब्लड हवा को गर्म करता है और नॉस्ट्रिल्स में मौजूद म्यूकस से ये गीली की जाती है। तो याद रखिए कि मुंह की बजाय नाक से सांस लेना हमेशा बेहतर होता है। इन दोनों पॉइंट से ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद ये फैरिंग्स तक पहुंच जाता है। हम नाक और मुंह से जो हवा या ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो फैरिंग्स तक पहुंचता है जो इन कैविटीज के पीछे होता है। अगर आपको याद हो तो फैरिंग्स ईसोफेगस और लैरिंग्स में स्प्लिट हो जाता है। ईसोफेगस वो जगह है जहां खाना अंदर जाता है और लैरिंग्स वो जगह है जहां हवा अंदर जाती है। खाना ईसोफेगस से पेट तक जाता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां डाइजेशन होता है। लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को समझने के लिए हम इस पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, लैरिंग्स और उसके बाद के पार्ट्स। लैरिंग्स शरीर का वॉइस बॉक्स भी है क्योंकि इसमें वोकल फोल्ड्स होते हैं जो स्पीच की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और हमें हमारे आवाज को मॉड्यूलेट करने देते हैं। लैरिंग्स में थायराइड कार्टिलेज भी होता है जो बाहर की ओर बढ़ती है और कभी कभी इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। ये सबके पास होता है लेकिन ये ज्यादातर पुरुषों में प्रोमिनेंट होता है। तो नेजल कैविटी, फैरिंग्स और लैरिंग्स मिलकर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? लैरिंग्स के बाद हमारे पास ट्रैकिया है जिसे आमतौर पर विंड पाइप भी कहा जाता है। इसमें ये सी शेप्ड रिंग्स के कार्टिलेज एम्बेडेड होते हैं। ये लगभग 16 से 18 होते हैं और अगर आप अपनी चिन ऊपर उठाएं तो आप इन्हें अपनी उंगलियों से महसूस कर सकते हैं। अब हम एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। इस पॉइंट पर ट्रैकिया 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। ये लंग्स के एंट्री पॉइंट्स हैं और इन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है और हर एक को ब्रोंकस कहा जाता है। ओरल और नेजल कैविटी से हवा विंड पाइप में प्रवेश करती है और लंग्स तक ब्रोंकाई द्वारा पहुंचती है। जी हां, ये वो 2 लंग्स हैं मनुष्य शरीर में, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग। जिस ह्यूमन बॉडी के ये लंग्स हैं उस ह्यूमन बॉडी के हिसाब से इन्हें लेबल करते हैं। जैसे कि इस ह्यूमन बॉडी जिसके ये लंग्स हैं उसके हिसाब से ये लेफ्ट और ये राइट लंग कहलाया जा सकता है। हमारे लंग्स के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें जानने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो हवा लंग्स में कैसे जाती है? जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रोंकाई आगे चलकर छोटे ब्रोंक्यूल्स में स्प्लिट हो जाती है। ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में स्प्लिट हो जाता है और हर एक ब्रोंकाई आगे छोटे ब्रोंक्यूल्स में स्प्लिट हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को ब्रोंक्यूल ट्री भी कहा जाता है। इसे शाखाओं के साथ एक पेड़ के रूप में सोचिए जिसे उल्टा कर दिया है। ट्रैकिया पेड़ की ट्रंक की तरह होती है और फिर ये ब्रोंक्यूल्स के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन ब्रोंक्यूल्स के अंत में क्या होता है? अगर हम इस रीजन में जूम करें तो हमें एयर सैक्स के छोटे गुच्छे दिखेंगे जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। जी हाँ, ये अंगूरों के गुच्छों जैसे दिखते हैं और इन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई के बहुत करीब ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनसे ब्लड बहता है। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में भेजा जाता है जो फिर दिल तक जाता है और फिर इसे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट बाय प्रोडक्ट है वो ब्लड के द्वारा एल्वियोलाई को ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ गैसेस का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ब्लड में भेजा जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को भेजा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स तक ब्रोंकाई ट्रैवल करता है और ओरल या नेजल कैविटी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन वातावरण से इनहेल किया जाता है, फिर एल्वियोलाई तक जाता है, फिर ब्लड में जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया जाता है।